Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 1 के 26 ऑफ नवंबर के तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के ऊपर मूव कर रहे होंगे और देखेंगे कि भाई 26 नवंबर वाले दिन नस के नेट नंबर 1 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या लॉजिक्स वहां पे ट्राई की गई, मैथ्स के अंदर, नस बिन स्कूल के अंदर, फिजिक्स के अंदर, अप्लाइड साइंसेस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए और स्पेसिफिकली मैथ्स के तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने पे जाएंगे। एनबीएस वाले बच्चे नाराज हो जाते हैं जल्दी से कि सर आप हमारे लिए आपने हमें हमारे पेपर नहीं बताया। तो भाई सबसे पहला पेपर आज की क्लास का नस बिन स्कूल का है। काफी सारे पेपर्स हैं आज के दिन के, मगर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो पेपर आ रहा है ये नस बिन स्कूल का पेपर है। हमारे एक बहुत अच्छे शागिर्द ने हमसे शेयर अप किया। सही है भाई, तो ये पेपर जो हमारे पास आ रहा है ये एनबीएस का आ रहा है। मजे का पेपर है, आसान सा पेपर है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर ये एनबीएस का जो आज का पेपर आया, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को इस बारे में इल्म होगा कि इंग्लिश की जो मैराथन हमने कवर करवाई थी प्रोफेसर एहतशाम ने, उसके अंदर जितने सिनोनियम्स जितने एंटोनियम्स आ रहे हैं उनको लाजमी तौर पे कवर में करके जाइएगा। इस बच्चे के पेपर में वो सारे रिपीट हुए थे, वो कैब्स वहां से। खैर यहाँ तो बेटा देखो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री से आ रहा है और ये एनबीएस के पेपर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन था 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा और नीचे डिवीजन में 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे बैठे हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री के अपने लेक्चर को खोलिएगा, वहां पे हमने 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग साइड पे भी एमसीक्यूज आता है ये, क्योंकि बराबर होता है टेंजेंट 45 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी के। बट खैर यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो इसको फिर सॉल्व करने का पैटर्न ये होगा कि हमें ये बात मालूम है और हमारे इल्म के अंदर है ये बात कि भाई दुनिया के अंदर 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? सेक स्क्वायर थीटा के। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बच्चों वाली चीज है। अच्छा, और इसी तरीके से हमें एक और बारे में भी आइडिया है कि भैया इसी तरीके से अगर हम यहां से चीजों को निकालना चाहें, क्योंकि नीचे 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये बात कह सकते हैं कि भाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अगर आप दूसरी तरफ भिजवा दोगे तो 1 की वैल्यू बराबर हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये बराबर होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये हमने क्या काम किया? तो ऊपर वाला जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है ना, उसको तो आप रिप्लेस करवा दो इसके साथ, सेक स्क्वायर थीटा के साथ। और नीचे जो 1 आ रहा है ना, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के तहत पता है कि 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो इस 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा और आगे आ गया माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सही है। इसको अब आप अगर सिंप्लीफाई करवाओ तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? ऊपर मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस का टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई? हमें ये बात मालूम है टेंजेंट स्क्वायर इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है अगेन ऑप्शंस भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, तो हमारे पास अभी फिलहाल तो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अगेन यहाँ पे मैटर करता है कि आपके ऑप्शंस भी क्या क्या लाई कर रहे हैं। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं इसको ओपन करवा देता हूँ। कैसे? कि भाई देखो ऊपर सेक स्क्वायर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह पे 1 बाय कॉस स्क्वायर के ऊपर इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सेक क्या होता है? सेक बराबर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे भी इसको ओपन करवा देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के। 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और नीचे डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म्स के नीचे हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है? सिमिलर आ रहा है। तो ऊपर वाली टर्म क्या है? ऊपर वाली टर्म आ रही है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे होल डिवीजन में मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे नीचे आ जाएगा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर हमारे पास सिंपल 1 का 1 और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या बन गई? आपकी वैल्यू बन गई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और हमें ये बात मालूम है कि भैया हमारे पास 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस का डबल एंगल के बराबर होता है। भाई कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, या फिर कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो कॉस 2 थीटा के बराबर आ गया और 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक के बराबर। तो 1 बाय कॉस थीटा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सेक 2 थीटा के बराबर। सिंपल तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करवा लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव होता है, नॉर्मल सी बात है, ऑल सिली टॉम कैट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर सिर्फ साइन होता है, थर्ड में सिर्फ टेंजेंट होता है, फोर्थ में सिर्फ कॉस होता है। इफ देयर आर टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने 23 नवंबर वाले पेपर में सॉल्व किया था, एनबीएस का जिस दिन पेपर मैंने करवाया उसके अंदर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इफ अ डाइस रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर इज इवन एंड ग्रेटर देन 4, अगर एक डाइस को आपने एक दफा खाली रोल किया है, तो एक डाइस को अगर आपने एक दफा रोल किया है तो भैया आपके पास सिंपल तरीके से इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि नंबर इवन होगा और ग्रेटर देन 4 होगा। इवन नंबर्स कितने होते हैं, इवन नंबर्स तो सिर्फ 4, आपके पास 3 होते हैं, तो भैया नंबर इवन भी होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 4, एंड का लफ्ज आ रहा है, तो एंड का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है फिर तो। ओके, तो अगर मेरे पास पहले मैं इवन नंबर्स का केस कैलकुलेट करूं, इवन नंबर्स का केस क्या होगा, 3 इवेंट्स हैं इवन नंबर के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, फिर मल्टीप्लाई का साइन, सही है, फिर मल्टीप्लाई का साइन और ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 आपके पास एंड ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 हमारे पास सिर्फ 5 और 6 होते हैं, क्या होती है, 2 इवेंट्स हो सकते हैं ग्रेटर देन 4, तो 2/6 बनना चाहिए। तो भाई इसको अगर आप सॉल्व करने के ऊपर जाओ तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 3 2 जार 6, 2 से 2 कट गया तो आंसर 1/6 के बराबर आएगा। ये मैंने जानबूझ के आपको एंड के क्वेश्चन पे सॉल्व करवाया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, क्वेश्चन इजी था, हम डायरेक्ट लॉजिक भी अप्लाई कर सकते थे कि साफ तौर पे दिख रहा था 1/6 ही आंसर होगा। मगर याद रखिएगा कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर एंड का लफ्ज आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, दोनों इंडिविजुअल लिमिट्स कैलकुलेट करते हो फिर आखिर में उनको मल्टीप्लाई कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली हेड शो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार कि भाई देखो आपके पास 3 कॉइन्स का केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे आपके पास 3 कॉइन्स के केस के अंदर 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर n होता है आपके पास कॉइन्स के केस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स का फॉर्मूला, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 के बराबर। तो अगर सिर्फ हेड्स आए तो सिर्फ हेड्स आने का एक ही केस होगा, हेड हेड हेड, तो ये 1/8 के बराबर होगा, नॉर्मल सी मैथ्स है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन बेसिकली गिवन था 1/2, ये मॉडुलस गिवन है, आगे x माइनस का 2 इक्वल टू के बाद 1/4 देन अगेन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कभी भी मॉडुलस जब ओपन होता है आपको एक दफा वैल्यू पॉजिटिव में देता है, एक दफा नेगेटिव के अंदर देता है। तो भैया इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो किस पैटर्न पे करें, आसान तरीका तो ये कि भैया डायरेक्टली हम लोग एक बेसिक काम यहाँ पे कर लेते हैं के इसको सिंप्लीफाई करवा लो भाई। कैसे, ये 2 1 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, नीचे वाली टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो ये खाली 2 यहाँ पे बच रहा है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 2 इंटू x माइनस का 2 मॉडुलस के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास सिंपल x माइनस का 4 इन दी मॉडुलस बच रहा होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, असल चीज तो ये है ना कि सर सॉल्व कैसे किया जाए। भाई सॉल्व करना इसको बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि भैया अभी जब मॉडुलस ओपन हो रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर ओपन हो रहा है, अभी जो जब ये मॉडुलस ओपन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे ओपन हो रहा है, क्योंकि मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है प्लस पे भी होगा और नेगेटिव के ऊपर भी होगा। हमारे यहाँ पे 2 तरह के केसेस बनने चाहिए, मगर अभी हम पहले कंडीशन लेके चलते हैं कि भाई सिर्फ ये प्लस पे ओपन होगा मॉडुलस। तो प्लस की कंडीशन अगर मैं लेके चलूं तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस का 2 इक्वल टू के बाद एक्स माइनस का 4, तो ये बन गया मेरे पास 2x माइनस का 4 इक्वल टू के बाद x माइनस का 4। तो बेटा -4 से तो -4 कट गया, प्लस का x जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो 2x माइनस का x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, एक कंडीशन तो हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई कि भाई x की वैल्यू 4 आ गई जब मैंने दोनों को पॉजिटिव लेके चला। जब मैं दोनों को पॉजिटिव लेकर चला तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिंपल तरीके से इसके बराबर। अच्छा, अब अगर हम लोग दोनों को नेगेटिव लेके चलते हैं, हमारे पास एक कंडीशन क्या हो सकती है, देखो एक कंडीशन तो ये होगी ना कि भाई दोनों के दोनों मॉडुलस पॉजिटिव पे ओपन हुए, क्योंकि मॉडुलस कभी भी जब ओपन होता है तो एक दफा प्लस पे होता है और एक दफा माइनस पे होता है, सही है। मगर यहाँ पे चूंकि दोनों तरफ मॉडुलस है तो एक कंडीशन तो ये होगी कि दोनों प्लस पे ओपन हो जाए, एक कंडीशन होगी दोनों माइनस पे ओपन हो जाए, और एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि एक पॉजिटिव पे हो एक नेगेटिव पे हो। तो अभी हम लोगों ने दोनों पॉजिटिव की कंडीशन करी, अगर मैं दोनों नेगेटिव की कंडीशन लूंगा उसका भी आंसर सेम होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ना। क्योंकि जरा और से बात समझो, अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव की वैल्यू रखता हूं, अब मैं कहता हूं कि भाई मॉडुलस जब ओपन हुआ तो ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन था ये भी नेगेटिव पे ओपन हुई, ये वाली एक्सप्रेशन भी नेगेटिव पे ओपन हुई, उस सूरत में भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा, उस सूरत में भी आंसर आपका x इज इक्वल टू 0 ही होगा। हाँ, एक कंडीशन क्या होगी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो लेट सपोज मैं कहता हूं ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव के अंदर है और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव पे ओपन हो, उस सूरत में आंसर क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं।
तो ये बन जाएगा 2x माइनस का 2 टू द 4 इक्वल टू नेगेटिव x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 4। तो भैया ये हो गया, माइनस का x यहाँ पे आएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो 3x माइनस का 4 वहां पे जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 4 8, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो एक आंसर आपके पास आ रहा होगा 8/3 के बराबर। तो आपका एक आंसर होगा 0, एक आंसर होगा 8/3 के बराबर। ये बेसिक लॉजिक है भाई, क्योंकि दो मॉडल्स आ रहे हैं आमने सामने, तो भाई तीन तरह की कंडीशन बन सकती है ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो उस टाइम के ऊपर। तो हमने दोनों के ऊपर सॉल्व कर लिया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है सिंपल आपके पास। यहाँ पे मैं रिपीटेड के सामने आर लिखता जाऊंगा, इसका मतलब है कि पुराने डेज के पेपर्स आपने देखने हैं। 2 sin x/2 cos x/2 ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन के हाफ एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 0.04 की पावर नेगेटिव का 1.5, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि एनबीएस के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। इसका मतलब क्या है, एनबीएस के अंदर ये क्वेश्चन मैंने ख्याल में जो आपकी डे नंबर 3 की वीडियो थी डेट वाज ऑन दी एनबीएस, जिसमें वीडियो हैंग कर रही थी, तो भाई बड़ी मेहनत से पढ़ाई थी मैंने, वो हैंग कर रही थी, मगर उसमें सॉल्यूशन पूरा मैंने दिया हुआ है। तो 0.04 का मतलब क्या होता है, आप सिंपल तरीके से यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 ऊपर आ गया, डेसिमल 2 डिजिट आगे जा रहा है, तो डेसिमल 2 डिजिट जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अपोजिट साइड पे 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे। नेगेटिव के 1.5 का मतलब है 3/2। अब इसको बैठ के सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था फैक्टराइज करके बताइए 16x² - 64 को। ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, फैक्टराइज करके बताइए 16x² - 64 को। तो भाई 16x² माइनस के 64 को फैक्टराइज कैसे करें, भाई 16 को यहां से कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x² माइनस का 4। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x² - 4 का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास a + b * a - b। तो x + 2 * x - 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि भाई सम ऑफ 4 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मेक अ परफेक्ट क्यूब। ओके, 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स अगर एक परफेक्ट क्यूब को बनाते हैं तो उसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मेक अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। लेट सपोज मैं कहता हूं भाई देखो हमें ऑड नंबर्स का फॉर्मूला तो पता है, ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स अगर परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं तो भाई x हो सकता है, फिर x प्लस का 2 हो सकता है, फिर मैं कहता हूं x प्लस का 4 हो सकता है, फिर मैं कहता हूं x प्लस का 6 हो सकता है। तो लेट सपोज ये है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि भाई x है, मैंने एक दफा लिखा नहीं, वो नॉर्मल सी बात है, x + 2 x + 4 x + 6, ये 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, इनका सम एक परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। तो अगर मैं इनका सम करूं तो क्या बनेगा, 1 2 3, चलो मैं लिख देता हूं, एक मेरे पास x मैंने ले लिया, एक x + 2 ले लिया, एक x + 4 ले लिया और एक x + 6 ले लिया। ये 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हमने ले लिए। अगर इनका सम करते हैं तो प्रॉपर आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए। तो भैया अगर मैं इन सबका सम करूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4x 6 और 4 10 10 और 2 12, तो ये बन गया 12 के बराबर। सही है, ये बन गया 12 के बराबर। ओके, और अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाऊं तो यहां से 4 मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस का 3, क्योंकि 4 3 इज 12, और इक्वल टू के बाद हमें जो आंसर मिलना चाहिए, यानी कि इन चारों कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का सम क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन चारों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास सिंपल तरीके से किस पैटर्न को, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास एक ऐसे नंबर को जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही है ना भाई, एक ऐसे नंबर को जो कि एक परफेक्ट क्यूब आ रहा है। तो अब अगर मैं बारी बारी अपने ऑप्शंस को देखूं, हमें यहां पे एक स्मॉलेस्ट नंबर को रखना है, हमें यहां पे x की जगह के ऊपर क्या करना है, कुछ स्मॉलेस्ट नंबर रखना है। जिस स्मॉलेस्ट नंबर को जब मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए। तो लेट सपोज अगर आप इस x की जगह पे 12 को रखते हो तो चेक कर लो भाई क्या आंसर आता है। तो 12 प्लस का 3 15 बनेगा, और 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, अगर मैं 12 प्लस का 3 रखता हूं तो ये बन जाएगा 15, और 15 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 5 4 इज 20, तो ये तो 0 आ रहे हैं, तो इवन नंबर बन रहा है, मुझे पहले दिख रहा है 5 4 20 का 0 और 2 एंड 4 1 4 और 6 आपके पास आई है। ये तो नहीं बन सकता, 60 बनता है 15 × 4, तो ये तो नहीं बन सकता ऑब्वियसली, यानी कि 12 रखने के ऊपर तो आंसर नहीं मिलता। अगर मैं 13 रख के चलूं तो x की जगह पे अगर मैं 13 रखूं तो 13 प्लस का 3 13, और 13 और 3 किसके बराबर होगा, ये हो गया 16 के बराबर, और 4 × 16 क्या हो जाएगा 64 के बराबर 64। और जो 64 है ये क्या परफेक्ट क्यूब होता है, बिल्कुल होता है। किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 4 का, यानी कि इसका मतलब एक परफेक्ट क्यूब आपको 13 रखने के ऊपर मिल रहा है। जब x की वैल्यू 13 रखूंगा तो मुझे मिल रहा है। 14 रख के चेक कर लो, 14 के ऊपर नहीं मिलेगा आपको।
14 प्लस का 3 अगर मैं करता हूं और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई, 17, 17 इंटू 4 आपको कभी भी नहीं मिल सकेगा, नहीं होगा कभी भी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया हमें सिर्फ एक ही दफा के ऊपर परफेक्ट क्यूब मिल रहा है 13 के ऊपर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 13। बात समझ में आती है आपने कैसे सॉल्व किया? भाई आपने सिंपल तरीके से x के अंदर x की वैल्यूज को इवेंचुअली डाला कि भाई आपने बारी बारी इस वैल्यूज को x के अंदर डाला, किसके ऊपर परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। तो अगर 2 दफा मिल रहा होगा तो भैया आप सिंपल तरीके से चेक करोगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा, बट यहाँ पे एक ही दफा खाली आपको अचीव हो रहा था, दैट्स द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस बच्चे ने माशाल्लाह से अपने तमाम सिनोनिम्स को शेयर किया। भाई ये इस बच्चे की बहुत बड़ी बात है, इसने अपने तमाम सिनोनिम्स को शेयर किया। ये एनबीएस के पेपर का है, मगर इंग्लिश का पोर्शन हर बच्चे का सेम आएगा, क्योंकि इंग्लिश का एक ही सॉफ्टवेयर होगा, हर बच्चे के पेपर में वो आता है। तो भाई सिनोनियम सारे के सारे सिनोनियम्स इन्होंने शेयर किए हुए, आबर का, परफिडी, डोसाइल, जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहे हैं आपके पास, सिंपल तरीके से इन्होंने अपने सारे के सारे सिनोनिम्स को ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल हैं तो सारे शेयर किए हुए हैं। एनालॉजी नेट 1 में बहुत कम थी, ग्लास क्लियर, प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पैसेज बहुत छोटे छोटे थे, इजीली सॉल्व हो जाते थे, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट इज वर्ब या नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन थे। तो ये ओवरऑल माशाल्लाह से बच्चे ने अपने एनबीएस का पूरा पेपर 26 नवंबर का शेयर किया। भाई इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, एग्जामिनर पहले क्वेश्चन ही बच्चों को जो है ना उसने डरा के रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर x। देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये कंटिन्यूस के ऊपर बिल्कुल चला जाता है, मगर ये डायरेक्टली आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते इंटीग्रेशन के ऊपर, तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शंस। x पावर x प्योर एक्सपोनेंट बनता है और उसका इंटीग्रेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई फॉर्मुला नहीं एग्जिस्ट करता डायरेक्टली। तो आपके लेवल के ऊपर इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऑप्शन के अंदर मौजूद होगा। हाँ, अगर तो ये डेरिवेटिव के ऊपर आ जाए, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, बट इसका इंटीग्रेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप अपने ऑप्शंस को तो उसका डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हो, बट नॉट इवन पॉसिबल। x पावर x कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो उसका आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। रिमेंबर दिस x, क्योंकि देखो x की पावर x का मतलब है फंक्शन की पावर फंक्शन। ये डेरिवेटिव में कॉन्सेप्ट होता है, इंटीग्रेशन में कभी पॉसिबल नहीं है कॉन्सेप्ट। आप बाय पार्ट से भी सॉल्व कर लो, नहीं पॉसिबल। फंक्शन की पावर फंक्शन को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास डेरिवेटिव पे प्योर एक्सपोनेंट का एक शॉर्टकट होता है कि आप एक दफा प्योर एक्सपोनेंट को लिखते हो, फिर पावर वाले फंक्शन को लिखते हो, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखते हो, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर प्लस के साइन के बाद ln का ln, जो भी बेस वाला फंक्शन है वो ln के साथ आएगा, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। ये तो पॉसिबल है डेरिवेटिव के ऊपर। अगर तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन में। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, बाय पार्ट्स पे सॉल्व कर लो, आप यहाँ पे 1 कंसीडर करके बाय पार्ट पे सॉल्व कर लो, इसको आप बेशक v कह दो, इसको u कह दो, उस पे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स नॉट इवन पॉसिबल ऑन द बाय पार्ट्स एज वेल। सही है ना भाई? तो वहां पे फिर वो ln x और फिर अगेन वही बन जाएगी टर्म, तो वहां पे भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि वहां पे फिर x इंटू ln x की फॉर्म आ जाएगी और फिर चलता ही जाएगा वो चीज। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर x की पावर x इंटीग्रेशन में आ रही है तो इसका कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन के तौर पे इसका आंसर नहीं होता, ना सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो इसको, तो इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये डिपेंड करता है पे ऑप्शंस क्या गिवन थे, एग्जामिनर ने एग्जैक्टली क्या पूछा बता। अच्छा, जब मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूं तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है। सेकंड क्वेश्चन पे एग्जामिनर कह रहा है, अब या तो बच्चे ने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है या फिर क्वेश्चन गिवन ही था कि cos x into sin ln x इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, इसको भी कैसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे तुम्हारा एंगल डिफरेंट आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों के एंगल्स ही डिफरेंट आ रहे हैं। तो भाई ये नॉर्मल मेथड पे तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आप बाय पार्ट्स पे भी जाते हो तो इसको फिर आप u कहोगे, इसको आप v कहोगे, तो ये बहुत वर्स सिचुएशन आपकी बन जाएगी। जब आप बाय पार्ट्स पे जाओगे तो u इंटू v का फॉर्मूला u, फिर v की इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ln x सॉल्व तो कर लोगे, मगर वो आपके पास जब दोबारा इंटीग्रेशन लेने के ऊपर फिर जाओगे तो वहां पे फिर वो बन चुका होगा cos ln x डिवाइडेड बाय x और इनटू cos x, तो वो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसको भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगेन डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या आ रही है। इसका भी कोई एलिमेंट्री फंक्शन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका भी कोई एलिमेंट्री फंक्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है cos x इंटू sin ln x के ऊपर, तो अगर बाय पार्ट से भी सॉल्व करोगे इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन बच्चे ने यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है, तो भाई मुझे इस बच्चे के क्वेश्चंस के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है, सिंपल सी बात है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस थे या फिर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे कि भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि भाई एक क्वेश्चन आया हुआ था, f प्राइम x की वैल्यू गिवन है e की पावर x माइनस का ln x, आगे गिवन है 1 माइनस का ln x इंटू dx, fx की वैल्यू बतानी है। तो भाई अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत सिंपल है, किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं कि देखो हमारे पास दुनिया में जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर होता है फंक्शन के आंसर के, यानी कि उस फंक्शन का आपने वन टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा। और अगर मैं उसी फंक्शन के आंसर के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दूं तो अगेन मुझे वापस से मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। अगर आपको f प्राइम x की वैल्यू ये गिवन है, अगर मैं इस टर्म का जब इंटीग्रेशन लूंगा तो वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो फिर आप अपने ऑप्शंस का
डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हो इसको, फिर सॉल्व करने का हिट एंड ट्राई मेथड है। अगेन ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बहुत दफा क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी होगा जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव पे आपसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होगा, तो फिर आप ऑप्शन के जरिए एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है, तो भाई आपको उस आंसर के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो वापस उसका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो उससे आसान तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि अपने ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके चेक कर लो, क्योंकि डायरेक्टली तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। अगर तो सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आ रहा था उसके लिए भी मेरी तरफ से आपको यही लॉजिक है कि भाई ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके चेक कर लो, ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके चेक कर लो। अगर तो इंटीग्रेशन निकालना है तो ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके चेक कर लो, अगर डेरिवेटिव निकालना है तो ऑप्शन का इंटीग्रेशन लेके चेक कर लो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था 1/2, 1/4, 1/8 अप टिल n टर्म्स, तो इसका सम क्या होगा भाई? सम टू इनफिनाइट सीरीज बन रही होगी अगर तो आपके पास ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही ना? तो क्योंकि देखो 1/2 के बाद 1/4 छोटा नंबर आ रहा है, फिर 1/4 के बाद 1/8 और छोटा नंबर आ रहा है और चलता जा रहा है, तो सिंपल आप सम टू इन्फिनिटी का कांस्टेंट अप्लाई करोगे, s इन्फिनिटी बराबर होता है a डिवाइडेड बाय 1 - r के, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर पूछा हुआ, परपेंडिकुलरली क्या कहना चाह रहे हैं भाई? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बतानी थी। अगर आपके पास अभी एक लाइन की इक्वेशन भी इसने दी हुई है 3x² + 2y² = 10, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद अ ग्रेडियंट 3 एंड द x इंटरसेप्ट 5, तो ग्रेडियंट यानी कि आपको स्लोप की वैल्यू गिवन है और x इंटरसेप्ट 5 गिवन है, तो यानी कि आपके पास x की वैल्यू गिवन है, y वहां पे 0 होगा, तो आप सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर्स की। भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल के अंदर आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, यानी कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज द प्राइम नंबर्स। ध्यान में रखिएगा, जैसे कि 2 होता है, जैसे कि 3 होता है, जैसे कि 5 होता है, जैसे कि 7 होता है, दीज आर द प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7। आपके पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं कि भैया या तो दुनिया में होते हैं या फिर दुनिया के अंदर आपके पास नंबर्स होते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 है, जैसे कि 6 है, जैसे कि 8 है। ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। 6 है 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 8 है 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा। 9 है कंपोजिट नंबर के तौर पे काउंट होगा, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 10 है कंपोजिट नंबर है। 1 जो होता है इट इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 4/10 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 मल्टीप्लाई फ्रॉम 0 to 100। अब अगेन क्वेश्चन, भाई इस बच्चे की मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस बच्चे ने मिस करी हुई हैं। अब ये जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम 0 to 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 मल्टीप्लाइज फ्रॉम 0 to 100। अगर तो 9 का मल्टीपल निकालना है आपको 0 से लेके 100 के ऊपर, तो ये तब तो बेसिक क्वेश्चन है। बट अगर तो कोई और चीज आ रही है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। A यूनियन B इज इक्वल टू X, इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी आई हुई थी। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था। फॉर विच वैल्यू ऑफ X द मैट्रिक्स विल नॉट डज नॉट हैव एन इनवर्स, तो भैया इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होगा? इनवर्स उस वक्त पॉसिबल नहीं होता जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन होंगे बारी बारी अपने मैट्रिक्स में डाल के देखोगे, जिस वैल्यू के ऊपर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। एक और क्वेश्चन था कि भैया एक्स अप्रोच कर रहा है पी के ऊपर, तो आपको लिमिट कैलकुलेट करनी थी। तो मुझे साफ तौर पर देख रहा है 0 डिवाइडेड बाय 0 का केस बन रहा होगा, तो सिंपल आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5x⁴। पी चूंकि कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया वैसे ही, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 के बराबर, और फिर फाइनली अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दोगे तो ये बन जाएगा 5 × p⁴ के बराबर। एक और क्वेश्चन, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो एक और पेपर आ रहा है, इसमें बच्चा बताता है कि सर मेरे पेपर के अंदर क्वेश्चन था 1, 1/2, 1/4, 1/8। अब ये ए क्यों लिखा हुआ है मुझे आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। आगे एग्जामिनर पूछ रहा है सम डज नॉट एग्जिस्ट, सीरीज कन्वर्जेस या सीरीज डाइवर्जेस या सम डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक कर लेते हैं भैया। देखो 1 को छोड़ के अगर 1 के बाद की मैं सीरीज चेक करूं ना, तो ये तो आपके पास एक इन्फिनिटी की सीरीज आ रही है, सम टू इन्फिनिटी का कांस्टेंट अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। तो 1/2 है, 1/4 है, फिर 1/8 एंड सो ऑन, सही है ना? तो ये आपके पास कैसी सीरीज आ रही है, क्योंकि हर अगला नंबर पिछले नंबर से छोटा आ रहा है, तो आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास 1/2 है, आर क्या होगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ऑब्वियसली 1/2 के बराबर होगा। अगर मैं सम टू इन्फिनिटी का कांस्टेंट अप्लाई करूं तो a डिवाइडेड बाय 1 - r, तो a बराबर है 1/2 के, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 - का r, तो कॉमन रेशियो भी क्या आएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/2 के बराबर ही आएगा। तो ये 1 - का हाफ हाफ ही होगा, हाफ से हाफ कट गया, तो इस पूरी सीक्वेंस का जो सम आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, और इसका जब आप पहले वाली टर्म से ऐड करवाओगे तो इस पूरी सीक्वेंस का जो सम आ जाएगा 2 के बराबर आएगा। क्योंकि देखो
हमने फिलहाल 1 को इग्नोर कर दिया था और 1/2 के ऑनवर्ड जो सीरीज आ रही थी आपने उसका सम निकाल लिया, तो वो आ गया 1 के बराबर। तो इस पूरी सीरीज का सम क्या आया 1 के बराबर, तो 1 प्लस का 1 2 आ गया। तो इसका भाई आपके पास सम बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और ये सीरीज कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब, क्योंकि अगर सम एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब सीरीज क्या कन्वर्ज है। अगर इन्फिनिटी की सीरीज आ जाए जिसका कोई भी सम कैलकुलेट ना कर सको तो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे, तो यहाँ पे आपके पास सम बिल्कुल मौजूद है। तो 2 के बराबर हमारा सम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा था x प्लस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2। ये आगे एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई ये किसकी मैक्लॉरेन सीरीज आ रही है। एग्जामिनर माशाल्लाह से सवाल क्या पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सीरीज गिवन है x प्लस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये चलता जा रहा है, सही है ना, प्लस का x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे इवन नंबर्स की एक सीरीज गिवन है आपको, इवन नंबर टर्म्स की। पहली टर्म x आ रही है, फिर आगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, फिर x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे तो 4 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शंस आपको समेशन की फॉर्म के अंदर ऑप्शंस गिवन, ये आ रहा है मैक्लॉरेन सीरीज के रिगार्डिंग। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं पता तो भाई आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस का x 6 डिवाइडेड बाय 6। ये तो इवन नंबर्स आ रहे हैं, पावर्स हमारे पास आ रही हैं 1 2 4 6 और डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं आपके पास 1 2 4 6। सही है। तो अगर मैं इसको बेसिक पैटर्न पे सिंप्लीफाई भी करना चाहूं तो ये तो बनेगा x की पावर n डिवाइडेड बाय n ही बन रहा है ये तो भैया, x की पावर n डिवाइडेड बाय n। तो अगर समेशन की फॉर्म में भी लिखना चाहूं तो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है और इनिशियल वैल्यू अगर मेरी 1 के बराबर होगी फिर n इज इक्वल टू 1। तो ये तो फिर इस तरह का समेशन बन रहा होगा मेरे पास। अगर ये मैक्लॉरेन सीरीज की फॉर्मेट में पूछे, इससे मिलती जुलती एक मैक्लॉरेन सीरीज होती है बट डेट इज बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ln 1 माइनस के x की होती है, मगर उसके अंदर यहाँ पे आपके पास x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 होता है, उसके अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फिर वो चल रही होती है, और x 4 डिवाइडेड बाय 4 होता है, फिर तो वो डिफरेंट सीरीज होती है। तो ये तो क्वेश्चन के अंदर या तो बच्चे ने सही नहीं लिखा हुआ, वो जिस बच्चे के क्वेश्चन को एतबार नहीं है, मगर अगेन द पॉइंट इज दैट बच्चे ने शेयर किया है तो माइट बी पॉसिबल भाई या तो ऑप्शंस के जरिए फिर आप मैक्लॉरेन सीरीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, बट अगेन हमें ऑप्शंस भी नहीं पता कि कौन कौन से आपको यहाँ पे ऑप्शंस। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक वेक्टर आ रहा है आई जे के, दूसरा वेक्टर आ रहा है 1i और 3k, यानी कि 0 गायब है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं विच आर पैरेलल। आपको नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 3 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? इसको सॉल्व फिर ऐसे करेंगे कि देखो एग्जामिनर ने बेसिकली आपको वेक्टर u बता दिया और वेक्टर v बता दिया। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तो 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से पैरेलल कौन सा है? तो आपको पहला ऑप्शन गिवन है √3 टाइम्स ऑफ द वेक्टर u। तो वेक्टर u से अगर √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा √3i, फिर ये बन जाएगा √3j, फिर ये बन जाएगा √3k, फिर 3v माइनस u। तो 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v का मतलब है 3i, 0 तो है ही नहीं वहां पे, j कंपोनेंट तो है ही नहीं, और 3 3 इज 9k बन जाएगा, ऐसा ही है। फिर इसमें से माइनस करवाएंगे वेक्टर u को, माइनस करवाएंगे जब वेक्टर u को, तो वेक्टर u ओरिजिनली था हमारे पास i, j और k, मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ यार, i प्लस j प्लस k, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3i माइनस i, तो ऑब्वियसली 2i, 0j माइनस का j, तो ये बन जाएगा माइनस का 1j, और 9k माइनस का k, इट शुड बिकम 8k। एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये आ गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए आपके ये दो वेक्टर्स आ गए, √3 टाइम्स ऑफ द वेक्टर u एंड 3v माइनस u। तो ये आपके दो वेक्टर्स हो गए। अब इन दोनों को चेक करेंगे कि आया ये पैरेलल है कि नहीं है। तो पैरेलल चेक करने की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल चेक करने की कंडीशन ये होती है कि भैया आप दोनों वेक्टर्स के i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट को आपस के अंदर कंपेयर करवा के चेक करते हो। अगर तो बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या पैरेलल है। तो अगर मैं वेक्टर इस वाले वेक्टर का अगर i कंपोनेंट लूं तो √3, और डिवीजन के अंदर इस वेक्टर का i कंपोनेंट 2 इक्वल टू के साइन के बाद इस वेक्टर का j कंपोनेंट इज √3, जबकि इस वेक्टर का j कंपोनेंट इज नेगेटिव का 1, तो ये तो बराबर ही नहीं है भैया। इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी कि भैया चूंकि ये आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तो पैरेलल नहीं हो सकता। इसी तरीके से इस वेक्टर के लिए देखेंगे कि भाई वेक्टर u को और 1/√3 ऑफ v एंड 1/√3 ऑफ u, इनको सेपरेट करवा के जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर को और वेक्टर u के दरमियान चेक करेंगे, इसी तरीके से कंपेयर करवा के कि आया वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं है। सही है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, अब भी फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि भैया एक क्वेश्चन था वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1000 हैज द x कंपोनेंट 480, एंगल विद द y एक्सिस का क्रिएट कर रहा होगा।
अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1000 इज एक्स कंपोनेंट ऑफ 480 एंगल विद द वाई एक्सिस। तो सिंपल क्वेश्चन है भैया, उसने आपको एक्स कंपोनेंट दे दिया, यानी कि एक वेक्टर है उसका उसने आपको एक्स कंपोनेंट दे दिया है और वो एंगल जो वाई एक्सिस से क्रिएट कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था और सारे ऑप्शंस एलन की फॉर्म में थे कि 4 माइनस का टी डिवाइडेड बाय रूट 2t माइनस 7 रूट के अंदर समेशन गिवन था टी की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी जा रहा था, तो किस तरह की सीरीज ही एग्जिस्ट कर रही है। तो भाई 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और ये चलते जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से। तो इस तरह की सीरीज अगेन ऑप्शन डिपेंड करते हैं, ऑप्शन क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे पास, तो वो भी बड़े मैटर कर रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ टेंजेंट एक्स का। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को जो पहले दिन का पेपर था उसमें बताया था कि भैया खुदारा मैक्लॉरेन सीरीज पढ़कर जाएं, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेंजेंट एक्स की। तो भाई हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर टेंजेंट एक्स की जो मैक्लॉरेन सीरीज होती है बराबर होती है किसके, एक्स प्लस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 2x5 डिवाइडेड बाय 15 और इसी तरीके से चलता जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर होता है 17 इंटू एक्स की पावर 7 और नंबर की सीरीज भी चलिए, नीचे होगा फिर 315, नीचे होगा मेरे पास 315 या, और इस तरीके चलता जाएगा। साइन एक्स की अगर पूछेगा तो साइन एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, एक्स प्लस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का x5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अगर cos एक्स की मैक्लॉरेन आपके पास जो साइन एक्स की होती है ना, ये इवन नंबर आपके पास अल्टरनेट साइंस पे ओपन होती है। जैसे कि साइन एक्स की जो मैक्लॉरेन सीरीज है एक्स से स्टार्ट होगी, मगर पहला साइन अगर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव के बाद ये आ जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये पेपर के अंदर बहुत बच्चों के एमसीक्यूज आ रहा है साइन एक्स की, cos एक्स की, टेंजेंट एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज का। मैं तरीके से एक दफा लिखवा ही देता हूं। तो टेंजेंट एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज तो खैर ये होती है, व्हाइल ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी बंदा आपसे साइन एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज पूछे तो ये होगी एक्स माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल फिर माइनस का एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल और ये चलता जाएगा प्लस 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 डॉट करके। ये साइन एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज होती है। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी बंदा आपसे cos एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज पूछे तो ये होगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस का एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल फिर प्लस का डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगी हमारे पास cos एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज। सही है ना भाई, तो इसको हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। खैर मैंने आपको पहले दिन के लेक्चर के अंदर e की पावर x की मैक्लॉरेन सीरीज बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। खैर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था 9x 13x a यानी कि अननोन है कोई इंटू 21x x अपोजेस टू इंटीजर्स, तो x की वैल्यू क्या होगी, डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं भाई, हम कोई वो नहीं है। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन था, एनसीआर की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था n इंटू n माइनस 1 इवन है क्या नहीं है, तो चेक कर सकते हो भाई 1 को डाल के, फिर 1 माइनस का 1 ये 0 बन गया तो 0 आ गया, इवन नंबर ही फॉर्म हो रहा है मेरी नजर में। तो फिर 2 डाल के 2 माइनस का 1 1 तो इवन नंबर की सीरीज हो रही है। तो भैया ओनली फॉर 2 3 4 5 तो 6 डाल के चेक कर लेते हैं। 6 का 6 माइनस का 1 5 बन जाएगा, 5 6 30 फिर भी इवन नंबर है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है n इंटू n माइनस 1 ये इवन है नहीं है, यस नो, n की वैल्यू 5 से 0 के दरमियान या फिर 2 3 4 5 के लिए सिर्फ पॉसिबल होगा इवन नंबर। तो मैं 6 डाल के चेक कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी इवन ही आ रहा है मेरे पास, तो भैया 30 7 डाल के चेक कर लो, 7 में से एक निकालेंगे 6 7 6 42 उसके ऊपर भी इवन सीरीज बन रही है, तो बिल्कुल इवन है। पार्शियल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगेन मैंने आपसे जैसे कहा कि बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के ऊपर आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। a डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 फिर आगे आ रहा है प्लस का b डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 इक्वल टू के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू के बाद मेरे पास आ रहा है x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू या माइनस का 2 है माइनस का 3, अगेन आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड भाई इन साहब के लिए, मगर खैर अच्छी बात है बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया एटलीस्ट, तो x माइनस 2 ही होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे आप पहले क्या लोगे, कॉमन लोगे, जब कॉमन लोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, जब आप एलसीएम लोगे ऊपर a के साथ आ जाएगा मेरे पास x माइनस का 2 और ऊपर b के साथ आ जाएगा मेरे पास x प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा x का x और नीचे आ जाएगा सिंपल x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2, इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिंपल मेरे पास ये क्या बन गया, ये बन गया a इंटू बेटा x माइनस का 2 फिर प्लस के साइन के बाद ये आ गया सिंपल b इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वल टू के बाद x का x। अब यहाँ पे फाइनली अपने फैक्टर्स को निकाल के चेक कर लो, एक दफा आप x की वैल्यू 2 डालोगे और एक दफा आप x की वैल्यू नेगेटिव 2 डालोगे, तो भाई x की वैल्यू जब 2 डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ पे 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर, और एक दफा नेगेटिव 2 डालोगे तो नेगेटिव 2 डालोगे तो b अब की बारी में खत्म होगा,
तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 2 इंटू बी। तो अब की बारी में भी 1/2 आ रही होगी, तो इसको सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे सॉल्व कर लिया। सर एपी में एक्स के कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ क्वेश्चन 1 + x की पावर 4 के थे, टर्म फाइंड करना था। कोई मसले की बात नहीं, सिंपल बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे। एक और बच्चे ने भाई, हमारे शागिर्द ने अपना पेपर शेयर किया और इन्होंने बताया कि भाई डेरिवेटिव ऑफ ln का क्वेश्चन आया बता। तो ln का डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ln एक कांस्टेंट टर्म है, ln का आंसर होता है 1 के बराबर, तो ln का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर। दो क्वेश्चन में सर्कल की साइड्स देके इन रेडियस पूछा हुआ था। मैंने आपको कहा था भाई ये कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत आता है। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, सही है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय S, या फिर स्क्राइब रेडियस इसका R1 R2 R3, या फिर अक्सर वो पेज इनका रेशो पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे एक और शागिर्द ने अपना पेपर शेयर किया कि मैथ्स के अंदर साइन इनवर्स एक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव के रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। टेंजेंट इनवर्स 3/4 का क्वेश्चन आया हुआ था। मैक्सिमम रेंज पूछी हुई थी 1 + 2 sin x की। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भाई, ये क्वेश्चन जो है मजे का है। ये बच्चे ने जो है ना प्रॉपर्ली क्वेश्चन लिख के अपने जो भेजे हुए। तो भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, ये आ जाएगा, इसको मैं बल्कि इधर ही करवा देता हूं ना यार, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। भाई सिंपल फॉर्मूला ये तो है ना यार, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर पे फंक्शन का डेरिवेटिव। टेंजेंट इनवर्स 3/4 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब टेंजेंट इनवर्स 3/4, अब ये क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव पूछ रहा है या फिर टेंजेंट इनवर्स 3/4 की वैल्यू पूछ रहा है भाई, टेंजेंट इनवर्स 3/4 की वैल्यू पूछ रहा है ये तो अब देखो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या है। अगर तो ऑप्शंस के अंदर आपसे डेसिमल के अंदर चीज पूछी हुई है, तब तो फिर इसका अप्रोक्सीमेशन पे आंसर बताओगे कैसे। देखो भैया टेंजेंट 0 बराबर होता है 1 के, सही है। टेंजेंट 30 क्या होता है, टेंजेंट 30 बराबर होता है आपके पास 1/√3 के। और टेंजेंट 45 क्या होता है, टेंजेंट 45 होता है 1 के बराबर। तो जरा और से बात मुझे बताओ कि भैया दुनिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर मेरे पास 1/√3 एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा भाई अब देखो अगर तो ये टेंजेंट इनवर्स 3/4 की वैल्यू एंगल के तौर पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैटर करता है क्वेश्चन के आंसर से क्या मिलता है। अगर तो एंगल पूछ रहा है आपसे कि टेंजेंट इनवर्स 3/4 क्या होगा, तो भाई 3/4 की पहले वैल्यू निकालो। 3/4 किसके बराबर होगा, 3 को अंदर रखा, 4 को रखा डेसिमल, तो 0 और 30 आ गया। 4 के टेबल में 30 कहां पर आता है, 4 7 is 28, 4 7 is 28, तो यानी कि भैया 0.7। तो अब देखो यानी कि क्वेश्चन बेसिकली गिवन था टेंजेंट इनवर्स 0.7। अब मुझे पता है कि भाई टेंजेंट 30 पे 1/√3 मिलता है, और 1/√3 किसके बराबर होता है, 1/√3 अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 0.5 के। तो यानी कि 0.57 टेंजेंट इनवर्स 0.57 बराबर होता है 30 डिग्री के। जबकि हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स 1 पे आपको एग्जैक्टली मिल जाता है 45। तो 0.7 जो है बेसिकली वो दरमियान का नंबर है, ऐसे ही है ना भाई, दरमियान का नंबर है। 30 डिग्री के ऊपर आपको 0.57 यानी कि 1/√3 मिलता है, जबकि 1 के ऊपर टेंजेंट 45 आपको मिलता है 1 के ऊपर, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 1 के ऊपर 45 डिग्री मिलता है। तो मेरे पास क्या है 0.7, तो 0.7 जाहिर सी बात है किसके ज्यादा करीब होगा, हमारे पास अगर एक 30 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है, सही है। ये मेरे पास आ रही है, इसकी वैल्यू 0.57, इसकी वैल्यू है सिंपल 1 के बराबर, सही है। तो 0.7 कहां पर होगा, 0.7 लगभग आपके पास करीब होगा, यहाँ पे कहीं दरमियान में ही होगा ना। तो 30 से 45 के दरमियान कितना एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, 15 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि भाई ये मेरे पास होगा दरमियान। तो 15 के अगर आधा भी मैं करता हूं तो 7 बनता है, तो 30 प्लस का 7 तकरीबन 37 36 के अराउंड का आंसर होगा। ये अप्रोक्सीमेशन बेटा इतनी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन तकरीबन 36 37 के दरमियान का आंसर होगा। जाके कैलकुलेटर पे चेक कर लेना बाद में, क्यों, क्योंकि देखो साफ तौर पे मुझे दिख रहा है 0.7 30 डिग्री और 45 के तकरीबन दरमियान के ऊपर मौजूद है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में भी चलूं तो 15 का आधा क्या होगा, 7 होगा, तो उसके दरमियान में होगा। और अगर एग्जामिनर ने इनवर्स की फॉर्म में पूछा हुआ था तो फिर तो आप उसको उस फॉर्म में निकाल सकते हो कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो वहां से भी फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं मैक्सिमम रेंज बताओ 1 + 2 sin x की। मजे का क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालोगे। देखो सिंपल sin x की रेंज क्या होती है, sin x की रेंज होती है हमारे पास -1 से लेके sin x की जो रेंज होती है ना, ये होती है -1 से लेके +1 के दरमियान, सही है। मगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जो भी आपका नंबर आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी रेंज को। तो भाई चूंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे, ये बन जाएगा -2 से लेके +2 के दरमियान की रेंज। और आगे क्या है, आगे +1 भी आ रहा है, आगे क्या है, आगे +1 भी आ रहा है, तो +1 ऐड कर दो, तो -2 + 1
ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा मेरे सॉरी -2 + 1, नेगेटिव का 1 हो गया और 2 + का 1 3। तो इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? -1 से लेकर 3 के दरमियान के ऊपर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्या मुश्किल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था 1/2, 2/3, 3/4 और इस तरीके चलता जा रहा है। अभी कहाँ चलता जा रहा है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था 1/2, 2/3, 3/4, 4/3। अब ये बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई है, नो आइडिया। अगर तो मल्टीप्लाई है तो सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो अगर तो ये सिंपल मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई है, तो 2 से 2 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो अल्टीमेटली 1/3 बच रहा है। तो 1/3 किसके बराबर होगा वो कैलकुलेट कर लो भैया। तो आपने अंदर रखा 1 को, नीचे रखा 3 को, डेसिमल लगाया 10, 3 9, 0.3 के अराउंड आ रहा होगा। अब डिपेंड करता है बीच में प्लस आ रहा है क्या आ रहा है भाई, मैं डायरेक्टली मैं तो आपको खाली बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है 1 + आयोटा की पावर 8। ये क्वेश्चन भाई असबर तौर पे इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ लो, कितनी बार बताऊंगा भाई, कितनी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 1 + आयोटा की पावर 8 आ रहा है, सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, इसको फिलहाल ब्रेक कर दो, इसको फिलहाल ब्रेक कर दो 1 + आयोटा के स्क्वायर के ऊपर, सही है। इसको इजीली सॉल्व कर लो जल्दी से। बाहर पावर क्या है, पावर 8 थी ना, तो आपने पावर 8 को ब्रेक कर दिया, तो 4 2 8 होता है, तो 4 का 4। 1 + आयोटा का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा सिंपल 1 का स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, और आगे आ जाएगा सिंपल तरीके से क्या चीज, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, किसके बराबर, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो आयोटा स्क्वायर होगा -1, -1 से -1 कट गया, सिंपल 2 आयोटा बच रहा होगा, 2 आयोटा की पावर 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर 4 होता है 16 और आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 +1 होता है। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा इज सिंपल रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज नेगेटिव आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज सिंपली +1। ये चार चीजें ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आयोटा सिंपल रूट -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज नेगेटिव आयोटा, आयोटा की पावर 4 पॉजिटिव का 1 होता है। नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई आई क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस प्रोडक्ट आई किसके बराबर होगा। हमें पता है आई से जे से के, जब कभी आई से जे करते हैं ना तो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आता है, के आता है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आई भी है, पहले इनको आप सिंप्लीफाई करवा लो, तो आई क्रॉस प्रोडक्ट के क्या बन जाएगा, आई क्रॉस प्रोडक्ट के शुड बिकम जे के बराबर। आई से अगर मैं के से अगर आई से अगर मैं के पे जा रहा हूं तो नेगेटिव का जे बनेगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आई, तो जे से आई पे जा रहा हूं तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव का के बन जाएगा। बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को या तो फिर हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले आई नहीं, इसी पैटर्न पे कर रहे होंगे ना। आई क्रॉस प्रोडक्ट के जब आपके पास आ रहा है तो आपने सिंपल तरीके से देखा कि भाई चूंकि मैं आई से के पे जा रहा हूँ, आई से के पे जा रहा हूँ तो पॉजिटिव का जे आएगा। हम हमेशा यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो जब मैं आई से के पे जा रहा हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूव कर रहा हूँ तो आई से के पे आने के लिए नेगेटिव का जे आएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आई। अब की बारी में मैं जे से आई पे जा रहा हूँ, जब जे से आई पे जा रहा हूँ अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो उस सूरत के अंदर भी मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव का के आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का के, जैसे आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव के बराबर। रिमेंबर दिस थिंग, मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एरिया अगर बराबर है 625 के तो व्हाट विल बी द पैरामीटर। अब किस चीज के एरिया की बात कर रहा है भाई, बच्चे ने आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आई हैव नो आइडिया। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो पैरामीटर ट्राइंगल का क्या होता है, ट्राइंगल का पैरामीटर बराबर होता है किसके, पैरामीटर कहते हैं किसी भी क्लोज शेप फिगर के अंदर तमाम साइड्स के सम को। तो ट्राइंगल के केस के अंदर क्या होगा, तमाम साइड्स का सम, तीनों का सम हो जाएगा। अगर स्क्वायर का ये एरिया गिवन है तो स्क्वायर के केस में पैरामीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ द साइड के। अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर गिवन है तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ के बराबर। तो नो आइडिया। डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वेक्टर्स, ट्रिगोनोमेट्री, कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस, कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन यानी कि बच्चे के पेपर में आया हुआ था। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, इफ द मास ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स विद अ कांस्टेंट टेंपरेचर, देन व्हाट विल बी द प्रेशर। द थ्रस्ट फोर्स द रॉकेट इज ड्यू टू व्हिच वन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक या रॉकेट प्रोपल्जन। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन डायमेंशन के रिगार्डिंग आया हुआ था फिजिक्स के अंदर, एक्सेलरेशन, इंपल्स, मोमेंट, फोर्स के। इसके अलावा भैया माइकलसन interferometer is used for the polarization wavelength. In some numerical L is used for the mutual inductance. Many questions about the coil. English के अंदर conditional sentences थे, and all these the paragraphs questions थे synonyms से। ये पेपर नेट नंबर 1 26 नवंबर का मोहम्मद कामरान का आया हुआ था। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, 54 सेकंड्स फॉर द एवरी क्वेश्चन। भाई ये बात मैं आप लोगों को 10 दफा बता चुका हूं कि देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज नॉट अ बिग टास्क, क्वेश्चन को तरीके से अटेम्प्ट करना। देखो हर पेपर के अंदर आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको मॉडरेट क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, यही चीजें हम आपको बार बार बता रहे होते हैं, बार बार तैयारी के अंदर यही चीजें हम आपको कवर अप करवाते हैं की कोशिश करते हैं।
कि यही आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि देखो तैयारी आप कहीं से भी कवर करो, बट आपको हर एमसीक्यूज को सिर्फ 54 सेकंड का टाइम देना है, सिर्फ 50 सेकंड का टाइम देना है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे होगे, आप जितना ज्यादा सोचने में टाइम जाया कर रहे होगे, उससे बहुत बेहतर है कि आप इजी एमसीक्यूज तमाम सेक्शंस का अटेम्प्ट कर लो, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे कोई भी आपका सेक्शन आ रहा है। तो रिमेंबर दिस थिंग, बैचेस के अंदर कंप्लीट डिटेल में हम आपकी तैयारी इसीलिए कवर करवाते हैं। तो भाई बैच का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ क्लासेस नहीं होती, बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स साल में मल्टीपल टाइम्स कवर अप होता है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसने नस्क नेट नंबर 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया वो हम लोग हैं। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होता है मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स मीन मल्टीपल टाइम्स। हर सब्जेक्ट के दो दो प्रोफेसर आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं। सर हाशिम से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं। सर बिलाल से अच्छा नहीं लगता, प्रोफेसर रौनक विल्फर्ड पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर एहतशाम पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लास के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट मल्टीपल टाइम्स कवर अप हो रहा है पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली मिलती है, प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई किस तरीके से आपने टेस्ट में क्या गलती करी थी, क्या नहीं करी थी। ना सिर्फ टेस्ट कंडक्ट होते हैं भैया, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, एफएलपीज, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब भी कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उस प्रैक्टिस मटेरियल का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि भैया आपका एक डिटेल्ड किस्म का प्रैक्टिस जोन आपके पास अवेलेबल है। और आपका नस के नेट नंबर 2 से पहले एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर होगा, फिर नेट नंबर 3 से पहले होगा, फिर नेट नंबर 4 से पहले होगा। तो मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर अप हो रहा होगा। तो इसीलिए आपने ज्वाइन अप करना है। चाहे आप नस की तैयारी करो, नस के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, इंजीनियरिंग साइड की, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी कवर अप होगी। आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी करो तो एनबीएस के साथ साथ लम्स की, आईबी की तैयारी भी कवर अप होगी। आप एनईडी की मेहरान की तैयारी कवर कर रहे हो, वो भी होगी। आप नस के अप्लाइड साइंस का टेस्ट दे रहे हो तो वो भी कवर अप होगा। साथ में एमडीकेट की तैयारी भी होगी। तो आपके हर बच्चे के अलग अलग बैचेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा शागिर्द फरमाता है कि भैया सिंपल तरीके से, सर प्लांट्स विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी, प्लांट्स कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्रिएट करते हैं। बैच नंबर 2.0 बॉयज का ये बच्चा है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लांट्स के अंदर किस तरह की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, सोलर। कन्वर्ट टू रेडियन, 196 डिग्री गिवन था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो सिंपल 196 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो, आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 10। मैंने बताया था भैया ये क्वेश्चन बहुत आता है। कैसे सॉल्व करोगे भाई, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर को पहले सॉल्व कर लो, पावर 10 को ब्रेक कर दिया 5 into 2 के अंदर। तो अब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 आयोटा के। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था ना, तो 2 आयोटा की पावर 5, 2 की पावर 5 32 के बराबर, आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा की पावर 5 का मतलब है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 32 आयोटा के बराबर। भाई ये क्वेश्चंस आपको इतनी दफा कवर करवाते हैं कि आपके जहन में वैसी अजबर तौर पे याद हो जाते हैं, इतनी दफा आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। तो ये सिंपल मेथड है हमारे पास। आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, सिंपल तरीके से व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चा फरमा रहा है सर बाकी सवाल याद नहीं है, कोई मसला नहीं बेटा, आपने एक क्वेश्चन भी बताया, मोर देन इनफ है। आगे कहता है कि भैया जीरो एंड ऑपरेशन जीरो इज इक्वल टू 1, व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्मिंग, कुछ इस तरह का एमसीक्यूज था। ओके होगा भाई, अब मैं क्या कर सकते हैं इस पे। अच्छा, एक और हमारे पास जो पेपर आया, ये पेपर हमारे पास आता है कि भाई फिजिक्स के अंदर आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आए थे पेपर हार्मोनिक मोशन के। डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ आई हुई थी, किरचॉफ लॉ जो आपके पास होता है केसीएफ वाला, उसके आपके पास डेफिनेशन पूछी हुई थी। करंट ऑफ ओएसआई, एरिया इज 3a, लेंथ इज गिवन 2l, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस connected with a box of mass 10 kg, तो with a rope like a pulley, then find the tension, definition of right hand rule, what is induced EMF stored, यानी कि इंडक्शन EMF फोर्स जो होती है कहाँ स्टोर होती है। इंग्लिश के अंदर आपके पास मैथमेटिशियन की स्पेलिंग पूछी हुई थी, एंटोनियम्स के क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। इसके अलावा मिटिगेटेड का एंटोनियम था, स्पेलिंग ऑफ रिकरिंग की होगी, और मीनिंग ऑफ प्लेसेट, प्लेसेट पहले भी आया हुआ है। इसके अलावा हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने मजीद क्वेश्चंस को भेजा, बल्कि एडमिन का नंबर है हमारा, तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया 64 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा हुआ था, नेगेटिव 64 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 64, अरे भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेगेटिव 64 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 64 का किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है ना भैया, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, ये होगा नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 4 ओमेगा, नेगेटिव का 4 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। 3 डिफरेंट सीक्वेंस थे, उन तीनों का कॉमन डिफरेंस 1 के इक्वल आ रहा था। देवर asking one is not an arithmetic sequence, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सर्कल की इक्वेशन गिवन थी एंड अ पॉइंट, दे वर आस्किंग वेयर विल दिस पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था, तो ये पूछ रहे थे कि ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, अबव, डाउन या सेंटर। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप पॉइंट को उठा के सर्कल के अंदर प्लॉट करोगे, अगर तो पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन को डालते हो,
डालने की सूरत में आंसर 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ऑन द सर्कल है, सही है ना। अगर डालने की सूरत के अंदर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब अबव द सर्कल है। अगर पॉइंट की वैल्यू इक्वेशन के अंदर डालने के अंदर आंसर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेसर देन 0 आ जाए, इसका मतलब होता है कि आपके पास डाउन द सर्कल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, अगेन ये उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिस तरह का भी अपने ऊपर डिस्कस भी किया था, कि यहां पे देखो आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर गिवन है कि नेगेटिव का e की पावर -1 है, क्या है ये, आगे cot पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 ऊपर है नीचे, ये भी नहीं लिखा है, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया बच्चे ने यार, तो प्लीज माजरत के साथ बच्चे ने ब्रैकेट नहीं लगाए हुए और प्लस का सी लिखा हुआ है। प्लस का सी का मतलब क्या है भाई, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, फिर तो क्वेश्चन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट अगेन लॉजिक वही है भाई, लॉजिक वही है, लॉजिक में परेशान मत होइएगा। जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है, एक तो बच्चे ने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लगाया हुआ, अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है तब तो उसका आंसर 0 होना चाहिए था भैया। जब इसका डेरिवेटिव लोगे उसका तो आंसर 0 होगा। क्यों भाई, ये e की पावर में cot पाई बाय 2 आ रहा है, ये तो आपके पास सिंपल कांस्टेंट है, cot पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू ना, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है। यहाँ पे वेरिएबल कहीं नहीं गिवन भाई, वेरिएबल तो होना चाहिए था ना, वेरिएबल क्यों नहीं है हमारे पास, पूरी टर्म ही कांस्टेंट के ऊपर आ रही है। तो खैर मैं आपको क्वेश्चन की लॉजिक बता देता हूँ। देखो बच्चे अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं, बड़ी बात है, उसमें गलती हो सकती है, उसमें आप परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन की एटलीस्ट आपको लॉजिक समझ में आ जाए, वो भी मोर देन इनफ है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन की लॉजिक वही आ रही है कि देखो एफ प्राइम एक्स यहाँ पे आपको गिवन है, कोई ना कोई उसका आंसर गिवन है, तो भाई फंक्शन का डेरिवेटिव जब गिवन है तो उसका आंसर आपको गिवन है। तो अगर मैं इसके ऊपर वाइस वर्सा स्टेप कर दूं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ रहा था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, एक फंक्शन आ रहा था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। बच्चे ने यहाँ पे भैया 1 डिवाइडेड बाय 1, इसको पढ़ो ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 1 बाय एक्स, एफ की वैल्यू बताइए 1/2 के ऊपर। अब यहाँ पे इसने कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्या चीज है भाई, क्या चीज निकालनी है। अगर तो सिंपल इसको सॉल्व करना है तो ये तो अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट बन गया, इसको तो आप सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। अच्छा भाई अब देखो एक और क्वेश्चन जिसके बारे में बच्चा बताता है कि सर मीडियन ऑफ अ डायगोनल वाज गिवन एंड दे वर आस्किंग फॉर द डायगोनल। यार भाई क्वेश्चन की लॉजिक क्या कह रहा है, मीडियन ऑफ अ डायगोनल वाज गिवन एंड दे वर आस्किंग अबाउट अ डायगोनल। देखो दुनिया के अंदर किसी भी डायगोनल का जो मीडियन होता है ना, वो हाफ होता है डायगोनल के बराबर। यानी कि भाई दुनिया के अंदर जो मीडियन होता है ना डायगोनल का, वो बेसिकली बराबर होता है किसके, हाफ ऑफ द डायगोनल के। तो मीडियन ऑफ द डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 ऑफ डायगोनल। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई डायगोनल का जो मीडियन है वो 7 के बराबर है, लेट सपोज अगर वो आपसे कहते हैं कि डायगोनल का जो मीडियन है वो 7 के बराबर, तो इसका मतलब डायगोनल क्या होगा, 14 के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर वो कहते हैं कि भैया मीडियन बराबर है 20 के, तो एक्चुअल में डायगोनल क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द मीडियन, 2 टाइम्स ऑफ द मीडियन, दैट सिंपली मींस इट शुड बी इक्वल टू 40। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तो क्वेश्चन आ रहा है इंस्क्राइब रेडियस फाइंड करने का क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने क्या कहा था भैया, इंस्क्राइब रेडियस क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर वर गिवन एंड दे वर आस्किंग, अच्छा सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन थे और आपको क्या फाइंड करना था, सेंटर फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था। बहुत सिंपल है यार, पहले आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर सर्कल के 2 डायमीटर आपको दे दिए जाए, डायमीटर के एंड पॉइंट्स, तो आप सिंपल तरीके डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस का आधा क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट लोगे वो आपका सेंटर आ जाएगा, सेंटर से किसी भी कोने का जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस आ जाएगा, या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तब भी आपका रेडियस आ जाएगा। 2 नॉन वर्टिकल पैरेलल लाइन, व्हाट इज द ग्रेडियंट इक्वल टू, नॉन वर्टिकल पैरेलल लाइंस। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तो लाइंस पैरेलल है, इफ द लाइंस आर पैरेलल तो डजंट इवन मैटर कि दे आर दी वर्टिकल और नॉट। तो एग्जामिनर कह रहा है 2 वर्टिकल नॉन वर्टिकल पैरेलल लाइंस, नॉन वर्टिकल पैरेलल लाइंस इफ दे आर नॉट वर्टिकल, तो इस तरह की होंगी भैया। तो अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो भाई इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन वर्टिकल है नहीं है, तो कंफ्यूज कर रहा है आपको खाली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास बेसिक सेट्स की टाइप होती है, सेट्स की कंडीशन होती है कि भाई लेट सपोज अगर आप ए यूनियन करते हो किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी सेट्स के साथ, तो आंसर में वापस आपको ए मिल जाए, दिस इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। या फिर वाइस वर्सा ये होता है कि भैया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, सही है ना। तो ये आपके पास वापस से अगर आपको ए मिल जाए तो ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आप बारी बारी सेट्स को चेक करोगे, दोनों सेट्स को, जो इन कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, दैट इज द एब्जॉर्प्शन लॉ ऑफ द सेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था मॉडुलस ऑफ 3 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है 3 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, तो 3 आयोटा 3 3 इज 9 और माइनस का आयोटा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 एक सेकेंड, 3 आयोटा फिर 3 3 इज -9 माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर एंड देन नेगेटिव आयोटा एंड नेगेटिव का 3 प्लस का 3 आयोटा, 3 आयोटा 6 आयोटा बन गया और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, तो -9 और प्लस का 1, तो शुड बिकम माइनस का 8। अब इसका आपको मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास इसका रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इज 36 और -8 का स्क्वायर इज 64, ये बन जाएगा आपके पास रूट के अंदर 100, तो रूट 100 इज 10, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अच्छा, ए बी सी डी आर इन साइक्लिक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। सिंपल है यार, आपको ए बी सी डी की वैल्यूज अगर गिवन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा था, इसमें एग्जामिनर कहता है ए बी सी डी आर इन साइक्लिक देन फाइंड द कॉस ए। अब इस तरह के सारे क्वेश्चंस बेटा आपको क्लासेस के अंदर हमने कवर करवाए हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं और स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं और आपके सबसे ज्यादा टेस्ट कंडक्ट होते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या आप अप्लाइड साइंसेज या मेडिकल की तैयारी कवर अप कर रहे हो। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं बैचेस को अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। भाई प्रोफेसर आफ्ताब प्रॉपर्ली आपकी हफ्ते के 4-4 दिन 5-5 दिन क्लासेस लेते हैं, मैं क्लासेस ले रहा होता हूं, तो आपकी दोनों टीचर्स, आपकी हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स आपकी तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। फिर आपको डाउट फैसिलिटी मिलती है, डाउट टीम आपको अलग मिलती है। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर पास पेपर्स साथ साथ क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन था ए बी सी डी आर साइक्लिक देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो भाई अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे कंडीशन ये होती है कि भाई ए प्लस सी बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। तो यानी कि सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी हमारे पास 180 माइनस के। अब डायग्राम यहाँ पे गिवन नहीं है, डायग्राम क्या है, सही है ना भाई। तो हमारे पास सिंपल तरीके से अगर तो ए 90 डिग्री के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से कॉस ए की वैल्यू आप निकाल लोगे इजीली, कॉस 90 के बराबर 0 के बराबर आ जाएगी। अब डिपेंड करता है डायग्राम क्या है, यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया, सही है, तो एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पे गिवन नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आ रहा था ना, वो भी मजे का था। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 6 एंड लाइज ऑन द एंगल 0, ओके, ऑप्शंस वर लाइक 0i प्लस 6j या 6i प्लस 0j। इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज था मैं, ओके। यानी कि देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है तुम्हें 6 के बराबर और ये वेक्टर लाई कर रहा है एंगल 0 के ऊपर। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम एक कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं कि भाई चूंकि तुम्हारा एंगल आ रहा है ना 0 डिग्री का, तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस के ऊपर, अलोंग द एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तभी तो आपका पर्टिकुलरली एंगल 0 है, तो यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो फिर हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि जो भी मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, आपने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करवाना है किसके साथ, कॉस थीटा आई प्लस के साइन थीटा जे से, प्लस के साइन थीटा जे से। तो भाई cos 0 क्या होता है, cos 0 दुनिया में बराबर होता है 1 के, जबकि आपके पास जो sin 0 होता है बराबर होता है 0 के। तो चूंकि मेरा मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स का है, तो cos 0 क्या बन गया, ये बन गया 1i, और sin 0 क्या होता है 0 के बराबर, तो ये बन गया 0j। तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपल 6i प्लस का 0j, क्योंकि 6 इंटू 0 तो खत्म हो जाएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन फिर करेक्ट होगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे ने सही पूरा दिया हुआ है, सही है ना भैया। एक और बच्चा अपना क्वेश्चन शेयर करता है, सर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मैराथन से थे जो आपने कवर करवाए। कोऑर्डिनेटर, भाई बैच में आपको कोऑर्डिनेटर की फैसिलिटी मिलती है, कोऑर्डिनेटर के आपको फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान के किस इदारे में मिलती है, जो कि प्रॉपर्ली खुद भी इंजीनियर हों, जिन्होंने एक लंबा अरसा एप्टीट्यूड फील्ड्स के अंदर काम किया हो, जिन्होंने एक लंबा अरसा कॉर्पोरेट साइड पे काम किया हो, बैच में आपको ये मिलती है फैसिलिटीज। तो भाई फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मैराथन से आए थे जो आपने करवाए। मैथ्स में कॉनिक से क्वेश्चन थे, ज्योमेट्रिक सीरीज में से थे, परमुटेशन के 2 थे, सम टू इंफिनिटी का था, इंटीग्रेशन के सारे वही क्वेश्चन थे जो सर हाशिम ने करवाए थे क्लास में। मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करी तो एक एक एमसीक्यू बहुत इजी लगा। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 30 वोकैबुलरीज के थे, इवनिंग शिफ्ट। ट्रिगोनोमेट्री के ज्यादा क्वेश्चन थे, रेंज लिमिट और डेरिवेटिव के ज्यादा नहीं थे। कोऑर्डिनेटर ने एक और पेपर शेयर किया, सारे अपडेट इन नेट 1, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री अराउंड 10 to 12, देन डेरिवेटिव के 7 से 8 थे, कॉनिक सेक्शन के 5 से 7 थे, लिमिट्स के 5 थे, इक्वेशन के 5 थे, और इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 थे। इन फिजिक्स मोस्ट क्वेश्चंस लाइक अबाउट 30 फ्रॉम द सेकंड ईयर एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वांटम एंड 3 न्यूमेरिकल्स वर फ्रॉम द ऑप्टिक्स। एक और बच्चे ने अपना अच्छा ये तो यार पुराना वाला पेपर है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना। मैथ्स से स्टार्ट करूंगा, मैथ्स वाला पोर्शन पे टफ था, कॉनिक सेक्शन से बहुत से क्वेश्चन थे, ट्रिगोनोमेट्री ज्यादा नहीं था, इसको तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल में पहले भी, या इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे देखो ये वाले मुझे इसलिए याद है क्योंकि
ये वाले हमने सिनोनिम एंटोनिम्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे इंग्लिश के अंदर भी। अफीफा, अफीफा हमसे कहती हैं, मेरा ये शट डाउन हो जाएगा। अफीफा, अफीफा फ्रॉम दी बैच नंबर 1.0, सर टुडे वाज माय नाइट। बैच 1.0 से अफीफा फरमाती हैं, टुडे वाज माय नाइट, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, फिजिक्स एंड इंग्लिश part was not that hard. Physics was a bit easy and English other than the vocab was easy, but the math portion was tough. There were I guess 20 MCQs from conics, same from the functions and trigonometry, derivative and integration was not that much. तो भैया ये हमारे बैच की बच्ची है। वन क्वेश्चन वो शेडेड एरिया वाले टॉपिक से भी था। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास जो एक और पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है m के बराबर, वेक्टर बी भी गिवन है m के बराबर, a और b के दरमियान का एंगल गिवन है 45 डिग्री। वैसे तो भाई हमें पता है कि जब कभी एंगल 45 होता है ना, दोनों आपस में बराबर होते हैं, साइन क्रॉस प्रोडक्ट और दी एज वेल एज दी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि भैया साइन 45 एंड कॉस 45 आर सिमिलर। मगर खैर यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे भाई? सिंपल, आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, a क्रॉस प्रोडक्ट b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर a मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। नॉर्मल सी बात है। तो भाई हमें सिंपल तरीके से वेक्टर a मैग्नीट्यूड ही गिवन है, अब ये m मैग्नीट्यूड ही गिवन है, वेक्टर b मैग्नीट्यूड भी m है, और साइन 45 बराबर होता है किसके? 1/√2 के। सिंप्लीफाई करवा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ गया m² डिवाइडेड बाय √2, या फिर जो भी आपको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है उस पैटर्न में सिंप्लीफाई करवा दो। अगर आप रैशनलाइज करवाते हो तो बन जाएगा √2/√2, तो उस सूरत के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल √2 इंटू m² डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। एक और क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने ये वाली लॉजिक आपको पढ़ाई थी ना, इसका मतलब हमें एक चीज और समझ में आती है, जो स्पेसिफिक डे के क्वेश्चन होते हैं वो अगले दिनों में रिपीट जरूर होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेगेटिव पावर -5 वाला क्वेश्चन था, आई वाज लिटरली कंफ्यूज कि क्या नेट इस चीज को पूछेगा, और उसने पूछा, क्योंकि नॉर्मली बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर पावर पॉजिटिव होती है, बट मैंने आपको कल इसकी लॉजिक बताई थी कल की क्लास के अंदर कि पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर इसको चेंज करवाने का एक मेथड होता है, इसको फिर हम चेंज करवाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालने और 6 टर्म का कोफिशिएंट, तो ये क्वेश्चन कल की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमारे पास ये हमारे बैच नंबर 1 के शागिर्द हैं, तो इक्विवेलेंट इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। There were 2 questions like this. Differential equation were also asked. अच्छा, ये क्वेश्चन एक और बच्चे जो और इसने बताया ये था कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाज आल्सो आस्क्ड। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये होती है कि भैया ऐसी इक्वेशन जहां पे आपके पास dx भी आ रहा है और dy भी आ रहा है, उसको नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। A hexagon can be divided into how many triangles? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों के पेपर में आया, एक एक हेक्सागोन कितने उसके अंदर डिवाइड हो सकता है। तो भाई दुनिया के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास, कोई भी आपके पास पॉलीगॉन हो, उसको हम कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि भाई अगर कोई भी आपके पास पॉलीगॉन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर पॉलीगॉन इन दिस वर्ल्ड, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्म होते हैं ना, वो मैटर करता है इस फॉर्मूले के ऊपर, n-2 के ऊपर। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर लेट्स सपोज हेक्सागोन है, हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइडों वाली फिगर का होना। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है? 6, हेक्स कहते हैं 6 को, 6 साइडों वाली फिगर को। तो 6 माइनस का 2 ये बन जाएगा 4 के बराबर, यानी कि कितने ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे? 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था अ ट्राइंगल दैट हैज ऑल द वर्टिसेस टच ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, द सर्कल इज नोन एज। बहुत ही सिंपल है यार, सर्कम सर्कल कहलाएगा भाई। एक अगर ट्राइंगल है वो सर्कल के तमाम सर्कमफेरेंस के ऊपर टच कर रहा है, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री। लेट्स सपोज एक सर्कल आ रहा है, एक ट्राइंगल सर्कल के तमाम अगर सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को क्या बोलोगे? सर्कम सर्कल बोलोगे। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भैया cos x प्लस का आयोटा साइन क्यूब x, तो z की वैल्यू बताइए क्या होगी। अच्छा, तो भैया π/6 क्या होता है? π/6 कहते हैं 30 डिग्री को। π/6 क्या होता है? 6 3 इज 18 ना, तो 30 डिग्री होता है π/6। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल cos का cos 30 प्लस का आयोटा साइन क्यूब है, और यहाँ पे साइन 30 का साइन 30, ऊपर क्यूब का क्यूब, सही है। और z की वैल्यू निकालनी है, तो cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2 के, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 के बराबर, पावर में क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √3/2 प्लस का आयोटा 1/2 का क्यूब इज 8। यहाँ पे आप सिंपल एलसीएम लोगे, 4 2 इज 8, तो नीचे आ गया 8 का 8, ऊपर आ गया 4√3 प्लस का आयोटा। तो इसको अगर तो इसको ब्रेक डाउन करवाना है, तो फिर तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से। अगर तो इसको इसी फॉर्मेट पे मैं लिखना चाहूं तो इस फॉर्मेट के ऊपर इसका आंसर होगा √3/2 प्लस का आयोटा 1/8। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आंसर होगा √3/2 1/8 के बराबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। वैसे इसका आंसर तो यही हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई आपके पास फाइंड द यूनिट ऑफ पी एन आर, डिपेंड करता है आंसर यूनिट ऑफ पी एन आर, ये क्या है? टी है, टी स्क्वायर है।
तो इसको टी स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे ताकि दोनों के नीचे एलसीएम से मिलर आ जाए। अब क्वेश्चन क्या है भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे जज करेंगे क्वेश्चन किस लेवल के ऊपर आ रहा है। इक्वल टू के बाद ए आ रहा है, जीरो आ रहा है, यूनिट्स ऑफ पी एंड आर डिपेंड करता है। या तो अगर आप सेम इक्वेशन बनाना चाहोगे तो टी की पावर 4 नीचे बनाओगे तो यहाँ पे आएगा पी इंटू टी स्क्वायर प्लस का आर, तो आर का कोफिशिएंट फिर 1 होगा, पी का टी स्क्वायर के बराबर होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा सिनोनियम ऑफ मिटिगेट, भाई ये बहुत ज्यादा हर बच्चे के पेपर में मेरे ख्याल में आ रहा होता है। ऑन द नेट इंस्टेड ऑफ सेइंग सिनोनियम दे ऑब्वियसली राइट सिमिलर मीनिंग और समथिंग, यानी कि भैया सिनोनियम की जगह बहुत दफा वो ये लिख देते हैं कि भाई सिमिलर मीनिंग। क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर आया हुआ था, इसका आंसर उसने बताया हुआ है। देयर वाज अ मैकेनिक्स क्वेश्चन 2 आई हैवंट फाउंड इन द एफएससी सिलेबस इज कॉमन इन द M1 A लेवल पेपर, यानी कि भैया मैकेनिक का क्वेश्चन था। नहीं बेटा, ये आपके पास मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर सॉल्व हो रहा है ना। एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू आपको गिवन है, वेलोसिटी और स्पीड, हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपको स्पीड गिवन हो, अगर आप स्पीड का 1 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बराबर होता है वेलोसिटी के, और जब आप वेलोसिटी का 1 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये दरअसल बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑन द स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी ऑन 0 इज 1, तो आपको s इंटू टी यानी कि स्पीड कैलकुलेट करनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कुछ। इसके अलावा हमारे एक और जो पेपर हमारे पास शेयर किया गया, इसमें बताया जा रहा है कि प्लांट हैव विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो भाई ये ओवरऑल हमारे पास 26 नवंबर के तमाम नर्स के पेपर्स जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, कि भाई आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरीके के हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। तो ये ओवरऑल 26 नवंबर का हमारे पास नर्स का पेपर था। एक चीज ध्यान में रखिए, इसमें हमने नर्स बिजनेस स्कूल का पेपर भी कवर करा है और नर्स इंजीनियरिंग का पेपर भी कवर करा है। खुदारा इस चीज को मैं बार बार डिफाइन करूंगा, दोबारा डिफाइन करूंगा, इसको अपनी जहन में रखिएगा कि भाई अगर आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी 100% पहले नंबर के ऊपर कवर करें। तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, तमाम के तमाम टॉपिक्स को लाजमी तौर पे कवर करें। उसके बाद आप पास पेपर्स को गो थ्रू करें, पास पेपर साथ साथ कवर अप करते जाएं। कोशिश करें डेली बेसिस पे जितने एमसीक्यूज मैं दे रहा हूं, इससे बेहतरीन एमसीक्यूज आपको पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मेरे पास थ्रू आउट पाकिस्तान के जिले से, गांव से हमारे बच्चे आके पढ़ रहे होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर, अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना एक नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा है कम नहीं आता, आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा, ये हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस 400 पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस
आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीज कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है, तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो, तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया? तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा है। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना? मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ई-कैट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो बी-कैट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडी-कैट की तैयारी करो तो एमडी-कैट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान की किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलहदा से, जो नॉर्मल क्लास का अलहदा है, नॉर्मल क्लास का अलहदा है। और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर। तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलहदा होंगी, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलहदा होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलहदा होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलहदा है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलहदा है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में। क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मेहरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज्ड बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।